एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर कम्युनिस्ट दल मतलब जो साम्यवादी दल है भारत में उसके ऊपर हमारा लेक्चर है। देखिए, जनरली हम सभी लोग कुछ ना कुछ अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से साम्यवादी दल के बारे में जानते हैं। यहाँ जो हमारा मेन पर्पस है साम्यवादी दल के बारे में जानने का, वो ये है कि आज़ादी से पहले साम्यवादी दल कब अस्तित्व में आया, उसका स्वरूप क्या था, है ना, और वो किन किन के तरीके से भारत के आज़ादी के आंदोलन में या किसी और आंदोलन में, जैसे मजदूर आंदोलन हो गया, विमेन के लिए आंदोलन हो गया या कोई और मुद्दा हो गया, तो उन सभी बातों को किस तरीके से औपनिवेशिक एक राज्य में कम्युनिस्ट दल ने उठाया या साम्यवादी दल ने उन मुद्दों को उठाया। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब भाकपा, इसके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। ये इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। इसकी जनरली कई सारे लोग इसमें शामिल थे, लेकिन इसकी स्थापना एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, उन्होंने करी थी, ये कहा जाता है और ये प्रामाणिक है। 1928 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो था उसने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को एक मान्यता भी प्रदान करी, और कार्यप्रणाली क्या होगी, किस तरीके से फंक्शन करेगी, किस तरीके से इसके डिस्कोर्सेज होंगे, ये सब चीजें वहां पर तय होती हैं सन 1928 में। सबसे पुरानी ये पार्टी मानी जाती है भारत की, और इसके पास जो इसका युवा संगठन है उसका नाम है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, और इसकी एक मैगजीन भी आती है जिसका नाम है न्यू एज। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भाकपा है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में ये हल्का सा इंट्रोडक्शन है। जनरली जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना को लेकर खुद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलता है हमें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मानती है कि 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को पार्टी का गठन होता है, हमारी इसका निर्माण होता है, लेकिन जो आज़ादी के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग होती है, उनका पर्सपेक्टिव ये आता है कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसका गठन 1920 में हुआ था। देखिए, आजादी के बाद 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो जाता है, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में और दूसरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में। हाँ, तो जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है वो विभाजन के बाद ये दावा करती है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज भी ये मानती है कि भारतीय जो कम्युनिस्ट आंदोलन था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसकी स्थापना 1920 में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन वगैरह, खिलाफत वगैरह चल रहा था, और उस समय मजदूर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पूंजीपति का जिस तरीके से साम्राज्य स्थापित हो रहा था, मजदूर वर्ग जिस तरीके से एक त्रासदी वाली अवस्था में आ रहा था, और साथ ही साथ बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया में हो चुका था। तो ये लोग मानते हैं कि वो एक ऐसा दौर था जब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि 1920 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, मतलब 5 साल बाद हुई थी। खैर, इतना सबके अपने अपने अलग अलग इन दोनों के पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन हमें ये मान लेना चाहिए कि 1920 से ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की प्रक्रिया जो है वो चलनी शुरू हो गई थी। इसका प्रमाण हमें मिलता है 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कांग्रेस उसको बोलते हैं, जो हुई थी उसके तुरंत बाद। तो एक माना जा सकता है कि 1920 के दौर से भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी इसकी, और औपचारिक रूप से 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाती है, जो मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय इसके संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने करा था, और उनके साथ अबनी मुखर्जी
मोहम्मद अली और शफीक सिद्दीकी, ये नेता प्रमुख थे जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी आजादी से पहले 25 दिसंबर 1925 को। शुरुआती दौर में जो पार्टी की जड़ें थी उनको मजबूत करने का काम एम.एन. रॉय ने किया था, और इन्होंने जो दूसरे देशों में जो बिखरे हुए कम्युनिस्ट लोग थे, जो एक सूत्र में अपने आप को नहीं बांध पा रहे थे, जिनको ये आभास नहीं हो पा रहा था कि भारत का भी अपना कोई एक कम्युनिस्ट दल बन गया है, तो एम.एन. रॉय ने ये कार्य किया कि देश के दूसरे हिस्सों से बहुत सारे कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचारधारा मानने वाले लोगों को अपने इस दल में शामिल किया और अपनी पार्टी का एक जनसंपर्क अभियान के जरिए इसको फैलाव देने की कोशिश करी, इसको एक विचारधारा के रूप में एक मूवमेंट बनाने की कोशिश करी। जितने भी छोटे बड़े समूह थे कम्युनिस्ट्स के, उन सबको एक सूत्र में इन्होंने एम.एन. रॉय ने बांधने की कोशिश करी। ये जो दौर चलता की बात कर रहे हैं हम लोग, ये दौर 1920 से 1930 के दशक का दौर था, और यही दौर सबसे बड़ा उथल पुथल वाला दौर था, क्योंकि इसी में हम लोगों को असहयोग आंदोलन भी देखा, हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन भी देखा, और भी दूसरी कई तरीके के आंदोलन हुए। 30 के आसपास सविनय अवज्ञा भी, उसकी नमक आंदोलन भी स्टार्ट, धीरे धीरे उसका बीज फूटने लगते हैं। तो जनरली यह माना जाना चाहिए कि 1920 से लेकर 1930 तक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसका जनाधार बहुत कमजोर था, पार्टी बहुत वीक स्थिति में थी। उसका प्रमुख कारण यह था कि भारतीय राजनीति पर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका वर्चस्व स्थापित हो चुका था, और इसके वर्चस्व के कारण ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपना एक तरीके से प्रचार प्रसार करने के बाद भी जनमानस के बीच में अपना पैठ नहीं बना पा रही थी। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होने से पहले ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो सक्रिय कम्युनिस्ट थे उनके खिलाफ कार्यवाही करी, और कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस जो हुआ था उसके अंतर्गत उन सभी कम्युनिस्ट के ऊपर व्यक्तियों के ऊपर केस किया, और मुकदमा काफी लंबे समय तक चला था। एम.एन. रॉय, एस.ए. डांगे, है ना, इनके अलावा और भी बहुत सारे कम्युनिस्ट थे जिनके ऊपर देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा ब्रिटिशर्स चलाते हैं, और इनके ऊपर ये आरोप भी लगते हैं देशद्रोह का और राजद्रोह का। देखिए, ये जो आरोप लगता है देशद्रोह और राजद्रोह का, ये आरोप लगते ही कम्युनिस्ट भारत में प्रसिद्ध हो जाते हैं और घर घर में इनके बारे में चर्चा होनी शुरू हो जाती है। और पहली बार ये जब केस के बाद जब इन लोगों के ऊपर अत्याचार होने शुरू होते हैं जेल में, एम.एन. रॉय के ऊपर, एस.ए. डांगे के ऊपर, तब जनता में इनके प्रति एक सहानुभूति नजर आती है। उस दौर में 20 मार्च 1929 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े बहुत से नेताओं को मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। नतीजा क्या हुआ इसका? पार्टी जो थी वो नेतृत्व विहीन हो गई, क्योंकि जितने इसके बड़े नेता थे उनको मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस इसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जितने इनके पदाधिकारी थे वो 1933 ईस्वी तक आते आते धीरे धीरे रिहा हो जाते हैं। रिहा होने के बाद जो 1929 में इनकी मास गिरफ्तारी के बाद नेताओं की जो आंदोलन एक कमजोर पड़ता हुआ दिखता है, जो फीका पड़ता हुआ दिखता है कम्युनिस्ट, वो 1933 के आते आते वापस खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, और ये लोग पार्टी को दोबारा से पुनर्गठित करते हैं। इसकी एक केंद्रीय कमेटी बनाई जाती है और 1934 में इसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एक अंग के रूप में स्वीकार भी कर लिया जाता है। 1934 में ही कांग्रेस के भीतर जितने भी वामपंथी या कम्युनिस्ट रुझान वाले जो नेता थे, उन्होंने, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली थी। इससे जस्ट
पहला हमारा वीडियो है वो। देखिए, इसके गठन के बाद जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसके गठन के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इस पर्टिकुलर घटना को समाजवादी फांसीवाद की संज्ञा दी थी, है ना। उनके नजर में ये समाजवाद नहीं था, ये समाजवादी फांसीवाद था। क्यों? क्योंकि जो लास्की की एक डेफिनेशन थी कि हर कोई व्यक्ति अपने आप को समाजवादी बोलता है, तो यहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इस तरीके का एलिगेशन भारतीय सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर लगाया, फांसीवादी होने का। लेकिन जो कॉमिंटन थे ना, उन्होंने भारतीय उपनिवेश में कोई इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं दिखाया अपना, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया खुद एक समय बीतने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उस दल के प्रति या उस जैसे दल के प्रति दृष्टिकोण बदलती है अपना, ठीक है। और यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की राजनीति को प्रगतिशील राजनीति मानने लगती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो संघर्ष था, वो संघर्ष लगभग एक तरीके से देखा जाए तो गांधी हर वर्ग की बात किया करते थे, जिसमें महिलाएं भी आती थी, जिसमें मजदूर वर्ग भी आते थे, जिसमें किसान भी आते थे। वो गांव की भी बात किया करते थे, वो केंद्रीयकरण के बदले विकेंद्रीकरण की बात किया करते थे, है ना। स्वदेशी के ऊपर उनका जोर रहता था, स्वावलंबन की तरफ उनका जोर रहता था। तो ये सारी बातें जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो उनसे कहीं ना कहीं मैच भी करती थी। तो ये उस दौर तक आते आते 1935 बिटवीन 1930 टू 1935 कांग्रेस के प्रति इनका रुझान सोच वो बदल जाती है और रुझान बढ़ने लगता है, उसको प्रगतिशील मानने लगते हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर लेते हैं। 1936 और 37 के दौरान सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इन दोनों के बीच में, जो अभी जिनको उन्होंने फांसीवाद कहा था, इनके बीच में आपसी सहयोग भी बढ़ता हुआ दिखता है और सौहार्द भी बढ़ता हुआ दिखता है वैचारिक रूप में। 1936 में सीएसपी की मांग में कांग्रेस ये मानती है कि मार्क्सवादी और लेनिनवाद के आधार पर एक संयुक्त भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की आवश्यकता है, जो सीएसपी की एक दूसरी कांग्रेस हुई थी, है ना। उसमें ये माना गया कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद के आधार पर एक संयुक्त भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना अवश्यंभावी हो गई है, इसका बनना जरूरी है। और तीसरी जब सीएसपी होती है, सीएसपी की कांग्रेस होती है तीसरी कांग्रेस के बाद, तो वहां एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है और इसमें भारत के कई कम्युनिस्ट जो इंडिविजुअल्स थे उनको शामिल किया जाता है। देखिए, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला और 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रोलेटेरियन जो उनका एक रास्ता था, उस रास्ते पर चलते हुए एक दस्तावेज जारी किया जिसका शीर्षक था प्रोलेटेरियन पाथ, ठीक है। इसमें युद्ध जो हुआ था, उस 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें उसके युद्ध के कारण औपनिवेशिक राज्य की कमजोर हालत का हवाला देते हुए उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन जो है वो खड़ा कर देना चाहिए और भारत को आजादी की तरफ बढ़ाना चाहिए। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये एक तरीके से एक तरफा घोषणा करी थी, इसमें और किसी दल का हिस्सेदारी नहीं थी। ये उनकी अपनी निजी, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक निजी घोषणा थी। ये देखने के घोषणा होने के बाद जो इनकी प्रमुख इकाई थी सीएसपी, उसने कम्युनिस्ट सदस्यों को पार्टी से बाहर कर दिया।
इसी दौरान दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन और ब्रिटेन के संबंध मधुर होने शुरू हो जाते हैं और जुलाई 1942 में जो पाबंदी लगी थी वो हटा ली जाती है कम्युनिस्ट्स के ऊपर। इससे क्या हुआ कि कांग्रेस का जो औपनिवेशवाद विरोधी रणनीति थी, कम्युनिस्ट ने 1942 में इस औपनिवेशवाद के खिलाफ जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो नीतियां वो बना रही थी, उसी का विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि सोवियत संघ और ब्रिटेन इनके संबंध नजदीक होते जा रहे थे, बढ़ रहे थे। इसका प्रमुख कारण यह था। इसी वजह से इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज जो उन्होंने सेना बनाई थी ब्रिटेन के खिलाफ, उस आजाद हिंद फौज की भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने निंदा करी। देखिए यहां इनके पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि भारत में अभी भी जातिवाद है, भारत में अभी भी संप्रदायवाद चल रहा है, धर्म आधारित। भारत में अभी भी क्षेत्रीय विभाजन है, भाषा के आधार पर बटे हुए हैं लोग। भारत में विभिन्न प्रकार की जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस पाए जाते हैं, पारिवारिक हो या सामाजिक हो, हर तरीके के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाए जाते हैं। तो भारतीय समाज में जब तक एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, जब तक भारतीय समाज की संरचना प्रजातांत्रिक नहीं होगी, तब तक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। ये तर्क भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रखने की कोशिश करी, लेकिन साथ ही साथ हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि सोवियत संघ और ब्रिटेन जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नजदीक आए थे, तो उसका असर भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन पर भी देखने को मिलता है। और उसका नतीजा यह होता है कि कल तक जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती थी, वो 1942 का दौर आते आते खुद भारत छोड़ो आंदोलन में के विरोध में खड़ी हो जाती है। ओके, तो यहां पर इस दौर में ये इनकी कोई खास इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले नहीं किया 1942 से लेकर और आजादी तक, लेकिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इन्होंने हासिल करी। वो ये था कि कांग्रेस का जो मजदूर संगठन था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उस पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। मतलब मैक्सिमम जो लोग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के थे, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जो है वो चुनकर पहुंच गए। तो इनका इस कांग्रेस के इस मजदूर दल पर वर्चस्व बन गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1946 में जो प्रांतीय चुनाव हुए उसमें भागीदारी करी, लेकिन पूरे देश के 1585 प्रांतीय विधानसभा की सीटों में से इनको कुल 8 सीटों पर जीत मिली थी। देखिए, अपने गठन के बाद से ही, जब से ये गठन में हुआ था इसका, आजादी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति में कई तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। इसने एक समय कांग्रेस और महात्मा गांधी को प्रतिक्रियावादी कहा, फिर उनके साथ मिलकर काम भी किया और फिर दोबारा उनसे अलग होकर कांग्रेस की राजनीति का विरोध किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी आजादी से पहले, उसके अपने ही स्टैंड में विरोधाभास हमें नजर आता है। वो एक धुरी पर चलते हुए नजर नहीं आती। वो कई बार वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित होती है, कई बार घर की जो हमारी नीतियां थी उससे प्रभावित होती है। एक नीति जो कांग्रेस शुरू से लेकर चली अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, उस तरीके से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कोई एक तरीके का एजेंडा या एक तरीके की नीति लेकर नहीं चली। उसकी नीति देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलती चली गई। और इसी वजह, यही एक वजह थी कि एक दौर में जब ये जनता के बीच में पैठ बनाते हुए नजर आ रहे थे, यहां आते आते जनता से ये इनकी दूरी बढ़ जाती है और कुल 8 सीटें ही ये लोग जीत पाते हैं 1585 में से। अब इसका मतलब ये होगा जो इनका जनाधार एक जमाने में बढ़ता हुआ दिख रहा था, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है।
और भारत छोड़ो आंदोलन में जब इन्होंने ब्रिटिशर्स का समर्थन किया तो जनता इनसे और ज्यादा दूर हो गई। देखिए, इसके पीछे जनरली जो रीजन मैंने अभी बताए, उसके अलावा एक रीजन ये भी था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह आरोप भी लगाया था कि भारतीय राजनीति में जो भी कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा है या जो भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक दल के रूप में स्थापित होने की कोशिश कर रहा है, उसको कम अहमियत दी जा रही है। अधिकांश मौकों पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या सोवियत यूनियन के निर्देशों ने पार्टी की रणनीति को तय किया। इसी की वजह से इनकी जो देश से रिलेटेड नीतियां थी वो कई बार विपरीत दिशा में जाती हुई नजर आती हैं, क्योंकि आप अगर इस देश में हैं तो आपको इस देश के परिस्थितियों के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। आपको उस जमीन को देखना होगा जिस जमीन पर आप खड़े हैं, ना कि आपको सोवियत संघ या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सीएसपी, जिसका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सीआई है ना, इनके जरिए आप नीतियां अपनी खुद की तय नहीं करेंगे। नीतियां आपको खुद तय करनी होंगी, ना कि किसी दूसरे देश से आयातित नीतियों को आपको अपने ऊपर थोपवाना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, और कहीं ना कहीं ये हमें जो देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था उसको एक क्रूशियल टाइम पर वीकन, कमजोर करते हुए नजर आते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब गड़बड़ियां जो इन्होंने करी, वजह चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस के मजदूर जो संगठन था, इतनी सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस के मजदूर संगठन पर यह अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं और बड़ी मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। इस वजह से बंगाल में जो तेभागा आंदोलन होता है, आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना आंदोलन होता है, यहां पर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं। उसका कारण यही था। 1946 के तेभागा आंदोलन में बंगाल में जो पीजेंट कम्युनिटी है, जो किसी के खेत, फार्मर के खेत के ऊपर जो खेती करते हैं, पीजेंट क्लास ने इस बात के लिए संघर्ष किया कि उनके पास अपनी खेती के उत्पाद का 2/3 भाग होना चाहिए। मतलब जितना भी खेती में उत्पादन कर रहे हैं उसका 2/3 हिस्सा कम से कम उन्हें दिया जाना चाहिए, बाकी जो मालिक है वो अपने पास रखे। ये आंदोलन तेभागा आंदोलन कहा जाता है बंगाल का, और आंध्र प्रदेश का तेलंगाना आंदोलन। तो बंगाल में जो तेभागा आंदोलन हुआ उसके पीछे का कारण यह था कि खेती के उत्पाद का 2/3 भाग हमें चाहिए। इस आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने के जो किसान मोर्चा था उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कुछ जगहों पर यह आंदोलन हिंसक भी हुआ। आंदोलन सफल रहा और राज्य की जो मुस्लिम लीग की सरकार थी उसने ये कानून बनाया कि जमींदारों को कुल उत्पाद के 1/3 से ज्यादा हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ये कानून बन गया, लेकिन ये कानून सही तरीके से लागू नहीं हुआ। तो ये लागू ना होने की वजह से स्थिति जो कि त्यों बनी रहती है। जो पीजेंट कम्युनिटी थी, देखिए जो पीजेंट कम्युनिटी थी वहां पर बंगाल में, वो मुस्लिम्स थे, और जो जमींदार थे वो हिंदू भद्र पुरुष कह सकते हैं आप उन्हें, बंगाल के वो व्यक्ति थे। तो इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने का भी प्रयास किया गया, जबकि ये जो मूवमेंट था ये जमींदारी जो हिंदू कर रहे थे और जो पीजेंट सफर कर रहे थे उस समय, तो पीजेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड ये मामला था, ना कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम जैसे मपीला में हुआ था, जहां पर हिंदू जो थे वो पीजेंट कम्युनिटी थे और मुस्लिम्स जमींदार थे, जहां काफी हद तक ये सब वायलेंस वगैरह होता है, जिसे मोपला रिबेलियन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बंगाल में चीजें उल्टी हो जाती हैं
और केरल में चीजें अलग देखने को मिलती हैं, जिसको हिंदू मुस्लिम कलर देने की कोशिश करी, जबकि ये हिंदू मुस्लिम था नहीं, ये एक पीजेंट का अपने जमींदार के खिलाफ आंदोलन था। मोपला रिबेलियन में मुस्लिम वर्सेस हिंदू कलर देने की कोशिश करी गई, जबकि वो एक मुस्लिम पीजेंट कम्युनिटी जो डोमिनेंट कास्ट है वहां पर, उसके खिलाफ मोबिलाइज होती है। और बंगाल में जो पीजेंट थे लैंड के ऊपर, वो हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से जो भी प्रोसेस था वो पीजेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड वाला तरीका था, यह आंदोलन था। तो ये आंदोलन सही तरीके से लागू नहीं हो, सॉरी, ये कानून सही तरीके से लागू नहीं हुआ। दूसरा इसमें आंदोलन होता है हैदराबाद में, यहाँ रजवाड़े जो थे निजाम वगैरह, इनके यहाँ होता है। आंध्र महासभा के बैनर तले हैदराबाद के निजाम के खिलाफ पहले से ही आंदोलन चल रहा था। आंध्र महासभा में कम्युनिस्ट की जो दल था उसकी अच्छी खासी मजबूत स्थिति थी। इन्होंने किसानों को निजाम और स्थानीय जो जमींदार थे, जिन्हें देशमुख के नाम से जाना जाता था राधा, के खिलाफ एक पूरा का पूरा समूह बनाया एक आंदोलन करने के लिए, जिसमें नालगोंडा, वारंगल और खम्मम जिलों में किसानों ने कर्ज माफी, बंधुआ मजदूरी खत्म करने के लिए और भूमि का पुनर्वितरण करने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जो था 1945 में शुरू हुआ और 1946 तक आते आते इसने काफी जोर पकड़ लिया। निजाम की सेना और जमींदार के जो बाउंसर्स थे, उनके बीच उनके जरिए जमींदारों ने इस आंदोलन का बहुत क्रूरता के साथ दमन किया। हजारों किसानों की हत्याएं कर दी गई, जो पीजेंट जिन्हें कहा जाएगा, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन किसानों का दस्ता जो था वो सशस्त्र दस्ता था और उन्होंने भी रिटेलिएशन का बहुत एग्रेसिव तरीके से जवाब दिया। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो कांग्रेस का ये जो दस्ता था किसानों का, पीजेंट कहना चाहिए इनको, ये दस्तों का बहुत से गांवों पर नियंत्रण हो गया और जहां से निजाम का नियंत्रण समाप्त हो जाता है और वहां पर भूमि सुधार की नीतियां लागू की जाती हैं। 1948 तक इसी किसान दस्ते ने, सशस्त्र जो दस्ता था, इसने 3000 गांव के करीब 16,000 वर्ग मील भूमि को जमींदारी सिस्टम से या जमींदारों से मुक्त करा दिया और उस गांव के लोगों के बीच उस जमीन का वितरण कर दिया। 1948 में भारतीय सेना ने जब दखल दिया तब निजाम के शासन का वहां अंत होता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों का आंदोलन तेलंगाना में जारी रहता है। भारतीय सेना ने इस हिंसक आंदोलन का भी दमन कर दिया। देखिए, मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूं कि जो स्टेट है वो किसी भी तरीके के सशस्त्र आंदोलन को या किसी भी तरीके के हिंसक आंदोलन को कभी भी क्रश कर सकता है। वो इतना पावरफुल शुरू से रहा है, आज ही नहीं, शुरू से रहा है। तो यहाँ इसी वजह से किसान, जो जस्टिफाइड डिमांड थी लेकिन हिंसक थी, क्रश कर दी गई। निजाम जो आंदोलन को हिंसक तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी क्रश कर दिया गया। अंततः क्या होता है, 1951 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से यह आंदोलन वापस ले लिया गया। मतलब इस आंदोलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जहां से शुरू हुआ था यह आंदोलन वहीं खत्म हो गया। प्राइमरी इसका रीजन था हिंसक होना। इसके बाद तेभागा और तेलंगाना आंदोलन, इन दोनों का भारतीय वामपंथी इतिहास में बहुत महत्व है और इसने जमीनी स्तर पर एक तरीके से देखा जाए तो साम्यवादी जो दल था उसके प्रभाव को दिखाया। आज भी जो साम्यवादी दल हैं भारत में, वो इन्हीं दो आंदोलनों का हवाला देते हुए अपने वर्चस्व को कायम रखने की बात करते हैं कि वो किसके लिए काम किया करते थे। आप कभी भी सुनेंगे तो ये चीज आज भी आपको सुनने में आएगी। देखिए, आज़ादी के समय और भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में गहन और रोचक वाद विवाद हुआ था। इसी वजह से पार्टी ने संविधान सभा में भी भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये मानती थी कि संविधान सभा क्योंकि चुनी हुई नहीं है, उसका चुनाव नहीं हुआ है, तो ये संविधान सभा एक तरीके से एलीट सभा हो गई, जहां कुछ लोगों ने मिलकर अपने आप को जनता का प्रतिनिधि मान लिया, जबकि ये सब प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए थे संविधान बनाने के लिए। इस विरोध की वजह से इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को उसमें नजर नहीं आया। डोमिनेंस वहां पर कांग्रेस का दिख रहा था या कुछ दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का दिख रहा था, और इसको वो माइनॉरिटी संविधान सभा की संज्ञा देते हैं, अल्पमत वाली संविधान सभा की संज्ञा देते हैं, और ये मानते हैं कि इसका चुनाव होना चाहिए था इस संविधान सभा का। इस समय सीपी जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता का हस्तांतरण जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो होना ही है, और नेहरू की जो सरकार बनी थी उस दौर में संविधान सभा के निर्माण के समय, उससे ये संकेत मिलता है कि वो साम्राज्यवादी विरोधी जितनी भी ताकतें हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया था, सीपी जोशी ने, कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कांग्रेस के एक तरीके से जो विचार उस समय डेवलप हुए थे कांग्रेस के बारे में, उन विचारों पर पुनर्विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। सीपी जोशी का यह विचार था, क्योंकि उन्होंने नेहरू के बारे में एक राय वहां पर रखी, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर सीपी जोशी के इस विचार को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है। इसके बाद बीटी रणदिवे के नेतृत्व में एक खेमा ये तर्क देता है कि भारत में जन विरोध जो है वो जोर पकड़ रहा है, इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक और समाजवादी चरणों को मिलाकर एक तरीके से पूरे राष्ट्र में मजदूरों के सशस्त्र संघर्ष के द्वारा सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो जो सरकार बनेगी वो मजदूरों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, जो एक तरीके से इन सब लोगों के लिए काम करेगी। तो एक सशस्त्र विद्रोह की जरूरत है, ये प्रस्ताव दिया था बीटी रणदिवे ने। जबकि आज़ादी हमें मिल चुकी थी, आज़ादी मिलने के बाद जो एक सही आज़ादी जो इनके डेफिनेशन में थी उसको हासिल करने का प्रस्ताव ये वहाँ रखते हैं, जहाँ पर गरीब मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। पार्टी के भीतर कुछ लोगों ने, जो तेलंगाना में मूवमेंट चला था, उसकी तुलना चीन में माओ के संघर्ष से करी, कि जैसे चीन में किसानों का जरिए लाल सेना माओ से तुंग ने बनाई थी, उसी तरीके से भारत में भी किसान आंदोलन चला, जो काफ़ी लंबा आंदोलन था, जमींदारों के खिलाफ चला। तो इसकी तुलना वो माओ से तुंग के आंदोलन से करते हैं, और इसी आंदोलन का हवाला देकर वो ये कहते हैं कि जो भारत की वर्तमान व्यवस्था है उसके खिलाफ हमें सशस्त्र विद्रोह कर देना चाहिए। ठीक है, भारत के खिलाफ एक युद्ध की बात वो वहाँ करते हैं। इसे आंध्रा लाइन की संज्ञा दी गई थी। देखिए 1948 में कलकत्ता में, आज का कोलकाता, कांग्रेस जो कलकत्ता कांग्रेस जो हुई थी, इसमें रणदिवे जो थे उसमें जो इनके समर्थक थे और रणदिवे ने जो एक प्रस्ताव रखा था उनकी जीत हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर भारत में नेहरू सरकार ने तेलंगाना आंदोलन के बिल्कुल सशस्त्र दमन की इजाज़त दे दी। जब तेलंगाना आंदोलन चल रहा था वहाँ निज़ाम, अभी मैंने बताया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए, और जो तेलंगाना आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा था, उसको भी भारतीय सेना ने ख़त्म कर दिया। ये करने की इजाज़त
नेहरू ने दी थी। ये काम होते ही जो अभी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसको माओ त्से-तुंग के लाल क्रांति से इसकी तुलना कर रही थी, उनको भारतीय राज्य के शक्तिशाली होने का एहसास होता है और पार्टी में जो चीनी क्रांति को लेकर, जो चीन में क्रांति हुई थी, उस क्रांति को लेकर जो एक लहर थी, उस लहर को भी थोड़ा चोट पहुंचती है। और यहाँ से भले ही आंध्रा लाइन में उनकी स्थिति मजबूत हो गई हो, किसानों के लिए उन्होंने जो आंदोलन चला या सशस्त्र जो आंदोलन चलता है, लेकिन इसके चलते 1950 में आंध्र प्रदेश के नेता सी राजेश्वर राव ने पार्टी का नेतृत्व संभाला इन्हीं सब परिस्थितियों में। लेकिन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके भीतर पीसी जोशी जो खेमा था, उन्होंने इस तरह के कदम को वामपंथी भटकाव की संज्ञा दी। इस खेमे ने आंख मूंद कर और कट्टर तरीके से या एक कंजर्वेटिव तरीके से चीन के रास्ते का अनुसरण करने की आलोचना करी। सीपी जोशी जो खेमा था, इस खेमे ने, जोशी ने नेहरू सरकार की देश की अंदर जो नीतियां थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उसकी प्रशंसा करी और विदेश नीति की प्रशंसा करी और इनका विश्लेषण करते हुए ये कहा कि साम्राज्यवाद जो स्ट्रक्चरल एक रूप ले चुका है, नेहरू की सरकार इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को दर्शाती है ना। तो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म के खिलाफ नेहरू सरकार विदेश नीति में भी और अपनी अर्थनीति में भी नजर आती है सीपी जोशी को। पार्टी के अंदर जो ये आंतरिक विवाद चल रहा था, दो खेमे में बट गए। एक खेमा वो जो चीन की क्रांति का समर्थक कर रहा है, दूसरा जो सीपी जोशी के नेतृत्व में चीन की क्रांति का अनुसरण ना करने की बात कर रहा है। इसको सुलझाने के लिए कुछ नेता मास्को गए और वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उनसे लंबी बातचीत होती है। इसके बाद 3 दस्तावेज तैयार होते हैं। इन तीनों दस्तावेजों ने यह स्पष्ट किया कि भारत एक निर्भर और अर्ध औपनिवेशिक देश है और नेहरू सरकार जमींदारों, बड़े एकाधिकारवादी बुर्जुआ वर्ग और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों को पूरा कर रही है। भारतीय जो बुर्जुआ क्लास है उसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसी कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि प्राथमिक रूप से साम्राज्यवादी बुर्जुआ पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इस समय मास्को जब ये लोग गए थे तो बुर्जुआ जो भारतीय था उसकी ये एक तरीके से आलोचना प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने ये कहा कि भारतीय जो एक राज्य है वो प्राथमिक रूप से साम्राज्यवादी बुर्जुआ पर निर्भर हो गया था या हो रहा था और इसमें राष्ट्रवादी और असहयोगी तत्व जो हैं वो आने लगे थे या पाए जा रहे थे। इसके बाद जो मिडिल पाथ लेने वाले नेता थे, मध्य मार्गी जिन्हें कहते हैं, अजय घोष, इन्होंने पार्टी की कमान जो है वो संभाली सीपी जोशी के बाद और इस दौर में बिना किसी फर्दर डिस्कशन के कि भारत की जो आज़ादी है वो सही है या नहीं है, या हमें चीन की तर्ज पर एक आंदोलन करके दोबारा से भारत को एक असली आज़ादी दिलानी चाहिए, जो एक नारा चल रहा था जिसका विरोध सीपी जोशी कर रहे थे, उस बात का प्रतिनिधित्व करते हुए अजय घोष आते हैं, जो भारतीय आज़ादी को विदिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मान्यता दे देते हैं कि हमें सशस्त्र क्रांति की भारत में अब ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपना राजनीतिक दल बनाकर जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो एक प्रजातांत्रिक तरीका है जो नेहरू या और दूसरे प्रजातांत्रिक दलों ने दिखाया, उन दलों और नेताओं के जरिए हमें चुनावी राजनीति में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी चाहिए और इस तरीके से जो एक कम्युनिस्ट आंदोलन है आज़ादी के बाद उसको मजबूती देकर एक न एक दिन हम लोग एक इस तरीके का राज्य बना पाएंगे जो
हम लोग चाहते हैं, जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का राज्य होगा, सर्वहारा वर्ग जिसे कह सकते हैं उसका राज्य होगा। इसी दौर में जब अजय घोष ने पार्टी की कमान संभाली, उन्होंने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और चुनाव में भाग लेने का फैसला फाइनल हो जाता है। ये पूरा इतिहास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है, जिसका विभाजन 1964 में किन्हीं आधारों पर हो जाता है, वैचारिक टकराहट की वजह से, जिसमें एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रहती है, दूसरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है, सीपीआई और सीपीआई-एम। इसमें दो भागों में बढ़ जाती है। उसके बाद कई अलग इसके हमें ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। बंगाल में और केरल में मुख्यतः ये पार्टियां हैं, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक हो गई, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हो गए। तो पार्टी कई तरीके से भारत में आज के दौर में ये नज़र आती है। ये हमारा पूरा इतिहास था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। अगला चैप्टर, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, वो है भारत में पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, मतलब भारत में भारत की आज़ादी और उसका विभाजन, भारत का विभाजन, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भारत में सांप्रदायिक राजनीति आज़ादी से लेकर अब तक, और कुछ थ्योरीज के बारे में हम लोग समझेंगे। और दूसरा है द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी, जिसमें पाकिस्तान और भारत दो अलग राष्ट्र बनकर निकल कर आते हैं सामने 1947 में। ये हमारा फाइनल डिस्कशन होगा। ठीक है, स्वस्थ रहिए, खास ध्यान रखिए अपना, और अच्छे से लेक्चर को सुन के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।